मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न पे आज हम लोग इतिहास से संबंधित मौर्योत्तर एवं संगम काल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं या आने की संभावना है उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पादिरूपत्तु है। पादिरूपत्तु 6 राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह। इसमें 10 कविताएं हैं, यानी 10 कविताओं का संग्रह है ये 6 राजाओं के, और 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिली है, उनकी प्रशंसा का वर्णन है इसमें। शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत जिसने दिया था, क्या है इसके संबंध में देखते हैं। तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, इनके द्वारा शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार केवल एक वस्तु है जिसका वास्तविक अस्तित्व है, परंतु उसका कोई रूप संभव नहीं है, इसलिए इसे शून्यता कहा गया। वास्तविक अस्तित्व है परंतु इसका कोई रूप संभव नहीं है, इसीलिए इसे शून्यता या शून्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कंबोज महाजनपद था, वो प्रसिद्ध था। रामायण में यहाँ के अच्छे घोड़ों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों में से कंबोज और रामायण में दोनों जगह कंबोज का वर्णन अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हिंद यमन शासक अंतलिखित के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित करुण स्तंभ देखते हैं। हिंद यमन राजाओं ने सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी हिंद यमन शासकों द्वारा चलाया गया था। विदिशा बेचनगर में गरुण ध्वज स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि शुंग शासक भागभद्र के शासन काल में तक्षशिला के हिंद यमन राजा अंतलिखित के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत यानी विष्णु यानी वासुदेव की उपासना में विदिशा में मंदिर तथा गरुण ध्वज बनवाया था। विदिशा जो बेचनगर में स्थित है, तक्षशिला के पास। कृष्ण वेशड़ी सातवत वंश के थे। इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है कि देवकी पुत्र घोर अंगिरस के शिष्य थे कृष्ण। शक और गुप्त संवत का अंतर लोग देख चुके हैं। शक संवत कनिष्क चलाया था 78 ईस्वी में, उसका राज्याभिषेक होता है, उसमें 78 ईस्वी में उसने शुरू कराया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 में, कहीं कहीं 320 ईस्वी में, 320 से ज़्यादा सटीक माना जाता है। तो गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। दोनों में 242 वर्ष का अंतर है। 319 और 78 घटाएंगे तो 242 वर्ष का अंतर है। पूछा गया प्रश्न कितने वर्ष का अंतर है, तो दोनों जब ज्ञात रहेंगे, दोनों संवत का समय ज्ञात होता है तो लगाना आसान होता है इसको। तो 242 वर्ष का अंतर होता है। अब देखेंगे सिक्के जिस पर संकर्षण वासुदेव दोनों का अंकन है। तो हमने देखा था हुविस्क के सिक्कों पे जो शक शासक था हुविस्क, उसके सिक्कों पर संकर्षण वासुदेव और हरिहर का भी अंकन पाया जाता है। तो हुविस्क कनिष्क उसका शासक था। टोंडी मालाबार तट पर स्थित टोंडी बंदरगाह चेर राज्य में स्थित था। मालाबार टोंडी बहुत ही फेमस बंदरगाह था। पूछा जाता है कहाँ स्थित है ये, तो ये पश्चिम में स्थित था, पश्चिमी तट पर। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के अनुसार इस बंदरगाह से रोमन व्यापार होता था। यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। कौन सा राजा 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये ब्राह्मण था। वाकाटक वंश का शासक परवरशेर प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। पूछा गया प्रश्न है, सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी और सातवाहनों ने सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चलाए थे। इनके सभी अभिलेख और हाल द्वारा रचित ग्रंथ गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में ही है। तो पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो हाल। 4 वर्ण प्रगतिशील समाज अनेक जातियां थी, इसमें वर्णन मिलता है गाथा सप्तशती में कि 4 वर्ण थे, उसमें प्रगतिशील समाज था, अनेक जातियां थी। आगे देखते हैं, लक्षणाध्यक्ष कौटिल्य के अनुसार राजा की ओर से सिक्के तैयार करने वाला अधिकारी होता था लक्षणाध्यक्ष। देखते हैं, यहाँ चित्र में देख लेते हैं कौन से शासक कहाँ पे थे। तो ये देखते हैं, मालाबार तट पे टोंडी जो था वो 6 राज्यों के क्षेत्र में स्थित था, जो आज वर्तमान में केरल में है। चोल राजाओं के
कावेरीपत्तम या पुहार तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के ऊपरी उत्तरी तमिलनाडु भाग में पांड्य राजाओं का क्षेत्र था। तो पश्चिमी तट पे तोंडी पूछा जाता है, तोंडी किस तट पर स्थित था, तो पश्चिमी तट पे, और पुहार पूर्वी तट पर स्थित था, जो कि चोल राजाओं का प्रमुख बंदरगाह था, जबकि तोंडी चेर राजाओं का प्रमुख बंदरगाह था। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र। न्याय दर्शन की रचना पहली सदी में गौतम ने की थी। न्याय सूत्र इसका मूल ग्रंथ है। आलोचनात्मक दृष्टि के कारण इसे तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें तर्क का अध्ययन किया जाता है। इसमें भारत पर यानी तर्कशास्त्र का पहला ग्रंथ था न्याय सूत्र, और इस गौतमी का न्याय कहा जाता है। भारत पर लिखने वाले विदेशी विद्वान देखिए कालक्रम के अनुसार दिखते हैं कौन कौन थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान और रोम के लेखक थे टीसीएस, इन्होंने लिखा। 3वीं शताब्दी में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा। 78 ईस्वी में प्लिनी ने लिखा और 540 ईस्वी में कासमास ने लिखा। उसके बाद फिर इंडिको प्लेटिस ने लिखा। कावेरीपत्तनम बंदरगाह, पुहार बंदरगाह, जो हमने अभी ऊपर देखा कि तमिलनाडु के तट पर स्थित था, यानी पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर। सैनी तालुका में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित कावेरीपत्तनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। कावेरीपत्तनम को पुहार भी कहा जाता था। पट्टिन पाले के कवि ने इस क्षेत्र में उद्योग व व्यापार की उन्नति का विस्तृत व जीवंत वर्णन किया। चोलों की पहले राजधानी उदयपुर थी, फिर पुहार स्थानांतरित कर दी। 5 प्रांत थे मौर्य काल में। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और ये मार्ग था तक्षशिला से इस्लामाबाद के पास जो स्थित है। तक्षशिला से श्रावस्ती, श्रावस्ती से राजगिरा। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग यानी प्राचपथ की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सोड़गिरी और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो 5 प्रांत थे मौर्य काल में। यहाँ देखते हैं राजधानी को चित्र में देख लेते हैं। मार्ग श्रावस्ती से, यहाँ पाटलिपुत्र से देखते हैं। पाटलिपुत्र से मार्ग होकर वैशाली, वैशाली से श्रावस्ती, श्रावस्ती से कपिलवस्तु, फिर कलसी होते हुए हजारा और पेशावर तक जाता था मार्ग। यहाँ से मेन पाटलिपुत्र था, मध्य भारत में स्थित। पाटलिपुत्र से ही सब पे कंट्रोल रहता था मौर्य वंश का, केंद्रीय भाग था। यहाँ से वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कलसी, हजारा और पेशावर तक, जो कि आजकल पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ तक का मार्ग स्थित था। पाटलिपुत्र से ही उत्तरापथ था, तक्षशिला, श्रावस्ती, राजगृह तक का जो मार्ग था वो ये उत्तरापथ था। ताम्रलिप्ति जो बंगाल में स्थित था, प्रमुख बंदरगाह था, गंगा का डेल्टा में स्थित था। तोसली यानी कलिंग में उसकी राजधानी थी, कलिंग की तोसली, प्राचपथ था ये। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। उज्जैनी मध्य भारत में स्थित क्षेत्र था और नर्मदा तट तक स्थित ये क्षेत्र पूरा दक्षिणापथ कहलाता था। पाटलिपुत्र से गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पोटन स्थित था। तोसली महत्वपूर्ण था। कलिंग विजय अशोक ने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से दक्षिण में जाना सर्वसुलभ था और दक्षिण का द्वार था एक तरह से। तो तोसली यानी कलिंग विजय करके आंध्र और कर्नाटक तक जाना सुलभ था, कर्नाटक तमिलनाडु तक। चोल, चेर, पांड्य राजाओं का वर्णन भी किया है अशोक के अभिलेखों में। आगे देखते हैं दक्षिण भारत और रोम व्यापार, इसका संबंध देखते हैं। तो ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच गहरा व्यापारिक संबंध था। अरिकामेडु जो कि पांडिचेरी में स्थित है, भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से कुछ रोमन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, कुछ रोमन सिक्के भी मिले हैं। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी से भी ज्ञात होता है। ऑगस्टस एवं टिबेरियस के मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश के स्थलों से मिले हैं। इन सिक्कों और इन रोमन बस्तियों से प्रमाणित होता है कि दक्षिण भारत का रोम के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध थे। काकड़ाव, ये नागार्जुनकोंडा का प्राचीन नाम है। नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, काकड़ाव उसी का प्राचीन नाम है काकड़ाव।
कन्नगी ये संगम साहित्य शिलपतिकारम की नायिका थी। शिलपतिकारम की इसकी रचना इलंगो अधिकल ने किया था। ये पूछा जाता है फिर प्रश्न कि शिलपतिकारम की रचना किसने की थी या शिलपतिकारम की नायिका कौन थी, तो कन्नगी नायिका थी। इलंगो अधिकल ने इसकी रचना की थी। इस तमिल महाकाव्य का नायक कोवलम था। चेर शासक सेनुगुट्टन ने ही कन्नगी पूजा की शुरुआत भी की थी। सेनुगुट्टन ने क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कन्नगी पूजा पर किसने प्रारंभ किया था, तो कन्नगी पूजा चेर शासक सेनगुट्टन ने प्रारंभ किया था। सातवाहन और शासकों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, यानी मात्र तंत्रात्मक सत्ता। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख से सातवाहन वंश के अधिकांश शासकों का अपने नाम के पूर्व अपनी माता का नाम जोड़ने की जानकारी मिलती है, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे महान शासक सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सतकर्णी था। शीशे के सिक्के सब इन्होंने ही चलाया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में चांदी नहीं मिलता था तो इन्होंने सोने के जगह चांदी की जगह शीशे के सिक्के चलाए थे। व्यापार और व्यवसाय में चांदी व तांबे के सिक्के जो थे चलाए थे उनको करसापड़ कहा जाता था। तीसरा संगम तमिल। संगम साहित्य में तीनों संगम का उल्लेख मिलता है जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन मदुरई में नक्कीरा की अध्यक्षता में किया गया था। पहला देखिए 3 संगम मिलते हैं हम लोगों को, मदुरई पहला, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा फिर मदुरई में होता। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। और अध्यक्षता की थी नक्कीरन ने। पहले के अगस्त ऋषि ने किया था, दूसरे का भी अगस्त ऋषि ने किया था, तीसरे का नक्कीरन ने किया था। ग्रंथ जो लिखे गए थे तीसरे संगम काल में वो थे पत्थुजस्त्रु, एतुयोकाई, पादिने, नकील, कन्नू। हालांकि ये सभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे संगम का शिलपतिकारम उपलब्ध है। सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे किस वंश ने? कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रवेश हो गया था। कनिष्ठ को तांबे के एक सिक्के पर वेदी पर बलिदान करते दिखाया गया है। पूछा जाता है वेदी पर बलिदान करते हुए किस शासक को दिखाया गया, तो कुषाण शासक कनिष्क को। कनिष्क ने कुछ सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई और उसके नीचे यूनानी लिपि में पोडो खुदाया, पोडो लिखवा दिया, अर्थात पोडो माने बुद्ध। तो इससे पता चलता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यूनानी रोमन व्यापार यवन के रूप में उल्लेख हुआ संगम साहित्य में। यूनानी रोमन का उल्लेख जो हुआ यवन के रूप में हुआ। इसमें यवन द्वारा जहाज में सोना लेकर भारत आने और यहाँ भारत में सोना लेकर आते थे, यहाँ से गोल मिर्च यवन प्रिय, यानी यवनों को सबसे यूनानियों को, यूनानी और रोमन को यहाँ के गोल मिर्च यानी काली मिर्च बहुत प्रिय थे, उसे इन लोगों ने यवन प्रिय नाम दिया था। तो सोना लेकर आते थे और सोना देकर यहाँ से काली मिर्च गोल मिर्च लेकर जाते थे और 60 गुना तक रुपए वहाँ पाते थे। दक्षिण भारत और रोमन जगत में व्यापारिक संबंध था। दक्षिण भारत के पांडिचेरी में स्थित संगमकालीन स्तर अरिका मेटू की खुदाई से रोमन सिक्के, मनके, मृदवान और रोमन व्यापारी बस्ती के साक्ष्य मिले। तो पूछा जाता है कि दक्षिण भारत और रोमन में व्यापारिक संबंध के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये अरिका मेडू से प्राप्त होते हैं। पांडिचेरी में स्थित बंदरगाह था अरिका मेडू। अब देखते हैं संगम ग्रंथों का और उनकी रचना किसने की थी। तो तिरुकुरल तिरुवल्लुवर ने की थी। शिलपतिकारम की रचना इलिंगो अधिकल ने की थी। मधुरा नगर का इसमें वर्णन मिलता है। ये महाकाव्य है संगम ग्रंथ। तो पहला शिलपतिकारम, दूसरा मणिमेखले जिसे सत्यनार ने लिखा था, मणिमेखले सत्यनार का है। तोलकाप्पियन ने लिखा था, दूसरी संगम की एकमात्र अवशिष्ट है तथा तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की पुस्तक है। जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेशी अनुपलब्ध है, ये सब उपलब्ध नहीं है, लिखी गई थी। नेपाल के समय सोने और कांसापण के विनिमय की दर थी 1:35, यानी 1 सोने का सिक्का 35 कांसापण तांबे के सिक्के के बराबर था। द्रोण क्या था? अनाज नापने की इकाई थी द्रोण। अन्य कुछ नाप थे जैसे बाट, प्रस्थ, आडक, खारी। पतंजलि
का महाभाष्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। पतंजलि शुंग वंश के पुष्यमित्र के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश का नाश कर सत्ता हथिया लिया था पतंजलि ने। महाभाष्य में यवन आक्रमण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। यवनों द्वारा यवन आक्रमण का प्राचीनतम उल्लेख महाभाष्य में मिलता है पतंजलि के समय, यानी पुष्यमित्र शुंग के समय। यवनों द्वारा साकेत एवं माध्यमिका की विजय का भी वर्णन महाभाष्य में मिलता है। अपराजित परीक्षा ये वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है। मालवा के परमार शासक भोज की रचना है, यानी परमार भोज वास्तुशास्त्र के भी जानकार थे, संगीत के भी जानकार थे। उन्होंने जो वास्तुशास्त्र पुस्तक लिखी है उसका नाम है अपराजित परीक्षा। पूछा जाता है कि परमार शासक भोज द्वारा लिखी गई वास्तुशास्त्र पर लिखित ग्रंथ है अपराजित परीक्षा। संगम युगीन बंदरगाहों को देख लेते हैं। अरिकामेडु जो कि पांडिचेरी में था, उरैयूर तमिलनाडु में था, कोरगय ये प्रमुख बंदरगाह थे संगम युग के। अरिकामेडु, उरैयूर और कोरगय। तिब्ब ए सिकंदरी आयुर्विज्ञान एवं संस्कृत से फारसी अनुवाद किया गया है। आयुर्विज्ञान और संस्कृत से जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो है तिब्ब ए सिकंदरी। तुर्जुमा ए बाराही ज्योतिष से संबंधित भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है। लहजत ए सिकंदरी ये संगीत की भारतीय ग्रंथ है जो फारसी में रूपांतरित की गई है। लहजत ए सिकंदरी या कहीं कहीं लज्जत ए सिकंदरी भी मिलता है। मोरा अभिलेख मथुरा के पास स्थित मोरा अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। पहली सदी का यह अभिलेख तोबा नामक महिला का है। इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित 5 विष्णु वीरों की मूर्तियां स्थापित किए जाने का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ करता शासक कौन कौन से शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम उनके सिक्कों पर लिखा मिलता है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब आकृति युक्त सिक्के भारत में सर्वप्रथम इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर मिलता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया। मिनांडर ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। अदेव मात्रिक भूमि यानी कौटिल्य ने कहा है भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। वह अदेव मात्रक हो अर्थात ऐसी भूमि हो कि उसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। अदेव मात्रक यानी कृत्रिम सिंचाई होती थी वहाँ, ये पता चलता है कि उस समय कृत्रिम सिंचाई होती थी। भूमिदान का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो सातवाहन शासकों के लेख में मिलता है। पहली ईसा पूर्व में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान कर भूमिदान की प्रथा आरंभ की थी, यानी सामंती प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहन कालीन नानाघाट अभिलेख भूमिदान का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण देता है। नानाघाट अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है नानाघाट अभिलेख से। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता था। नानाघाट अभिलेख में वर्णन है। संगम साहित्य संगम यानी गोष्ठी या परिषद 3 राज्य थे सम्मिलित थे। चोल चेर पांड्य का विवरण मिलता है। शक और कुषाण के समय में सोने और चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो 14:1 था, यानी शकों ने कुषाणों से ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पश्चिम तट के बंदरगाह का वर्णन है। सोपारा जो महाराष्ट्र में स्थित है, बारबेरिकम सिंध में और मुजिरिस केरल में, ये पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का वर्णन है। और पूर्वी घाट के जो बंदरगाहों का वर्णन है वो है पोडुक, तमिलनाडु में स्थित पोडुक का वर्णन मिलता है। पश्चिम में स्थित सोपारा, बारबेरिकस और मुजिरिस का वर्णन मिलता है। तमिल संगम देखते हैं। पहला संगम, दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, तीसरा फिर मदुरई में हुआ था। पहले का अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, दूसरे के भी अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। पहले के अध्यक्ष अगस्त ऋषि से थे और दूसरे के भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि से। तीसरा मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नकीरन। मदुरई पांड्यों की राजधानी में
समुद्र में विलीन हो गया। ये पांडवों की जो राजधानी मदुरै थी बाद में ये समुद्र में विलीन हो गई। कनिष्क चैत्य पेशावर यानी पुरुषपुर, पेशावर जो प्राचीन काल में पुरुषपुर कहलाता था कनिष्क के समय, यहाँ पे संघाराम कनिष्क ने यमन वास्तुकार अंगिलस द्वारा निर्माण करवाया था। कनिष्क चैत्य का निर्माण संघाराम में, यानी पेशावर के संघाराम में कनिष्क चैत्य का निर्माण कनिष्क ने अंगिलस से करवाया था। कल्याण यानी कल्याण, यूनानी लेखक कोस्मोस ने कल्याण यानी कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था लिखा है। देखिए यहाँ पे, जबकि लेखन कला का ज्ञान था, उन्होंने लिखा है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इंडिका में लिखा मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने एक चीज़ और क्या लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि दास प्रथा प्रचलित थी उस समय। अनभिज्ञता थी, जो चीज़ नहीं जानते वो भी वो लिख देते थे। सर्ववर्मन ने कौन सी रचना की थी? कातंत्र की रचना की थी सर्ववर्मन। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा, कृष्णदेव राय की है आमुक्त माल्य, और जामवंती कल्याण भी कृष्णदेव राय की रचना है। रचना है जामवंती कल्याण। जामवंती कल्याण संस्कृत में लिखा है और अमुक्त माल्य को तेलुगु में लिखा है कृष्णदेव राय ने। वागपति की रचना है गौड़बोह। मौर्यों के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत में शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन से मौर्यों के बाद? हिंदी, यूनानी, शक, कुषाण, पार्थियन, यानी पहलो शासकों का। मिनांडर, हिंदी यवन शासक का प्रमुख मिनांडर था। शक का रुद्रदामा, कुषाण का भीमकटफिशस, पार्थियनों में गोंदी फोर्नस प्रमुख शासक था। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।